ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था, जो कि थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे, और दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टेट्स राजकुमारों या फिर राजाओं के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, उनके द्वारा चलाए जाते थे। इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो। ये जो प्रिंस हुआ करते थे उनकी अपने स्टेट्स के अंदरूनी मामलों में अच्छी खासी पकड़ होती थी, अच्छा खासा कंट्रोल होता था। उनके हाथों में अंदरूनी मामलों में फैसले लेने के लिए अधिकार होते थे, और ये कब तक था? जब तक कि वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अंडर थे। और इस ब्रिटिश सुप्रीमेसी को पैरामाउंसी या फिर सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन भी कहा जाता था। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का 1/3 कम से कम एरिया कवर किया हुआ था, और हम देखते हैं कि 4 में से कम एक भारतीय प्रिंसली रूल के अंडर रहा करता था। और अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी। भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश ने इस बात को अनाउंस किया कि वो इंडिया पर से अपने रूल को खत्म करने जा रहा है, और जिसके साथ ही पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन जो कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर था वो भी लैप्स हो जाएगा या फिर वो भी खत्म हो जाएगा। इस बात का मतलब यह था कि सभी प्रिंसली स्टेट्स जो कि 565 थे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ब्रिटिश ने इस बात को देखा कि सारे ही स्टेट्स पूरी तरह से आजाद होंगे, और अगर वो चाहें तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें, अकेले ही रहें। वो इन तीनों में से कोई भी एक फैसला लेने के लिए पूरी तरह से हकदार थे। और इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है वो ये है कि इन प्रिंसली स्टेट्स के लोगों के हाथ में ये फैसला नहीं सौंपा गया था, जनता के हाथ में फैसला नहीं सौंपा गया था, बल्कि ये फैसला प्रिंसली रूलर्स के हाथ में सौंपा गया था। और इसलिए ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम थी, और जो कि भारत की एकता के लिए आने वाले टाइम में घातक भी हो सकती थी। इन सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ना वाकई में एक बहुत सीरियस बात थी, एक बड़ी मुश्किल, एक डिफिकल्ट काम था। और हम देखते हैं कि भारत सरकार ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया, और इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में सौंपी, जिन्होंने कि अपनी सूझबूझ से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही बुद्धिमानी से लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर लिया कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाएं। और इन प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया, और फिर वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स इस बात पर अड़े हुए थे कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे, और जिसमें सबसे ऊपर था हैदराबाद। और आइए अब हम चलते हैं हैदराबाद की कहानी में। हैदराबाद इंडियन यूनियन का हिस्सा कैसे बना? प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा था हैदराबाद। हैदराबाद चारों तरफ से पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। पुराने हैदराबाद का कुछ हिस्सा आज महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद के जो रूलर थे, उनके जो उसके जो शासक थे, उनका एक टाइटल हुआ करता था, और वो टाइटल था निजाम। और जो निजाम थे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और वो ये चाहते थे कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले। और फिर हम देखते हैं कि वो भारतीय सरकार के साथ 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में गए, जो कि 1 साल के लिए था। और इस बीच में इन लोगों के बीच में, निजाम और भारत सरकार के बीच में बातचीतें भी चलती रहीं। और इसी बीच हम देखते हैं कि निजाम के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ हैदराबाद के लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया,
और ये मूवमेंट मजबूत होता चला गया। और हम देखते हैं कि तेलंगाना रीजन के जो किसान थे, वहाँ की जो पेजेंट्री थी, निज़ाम के ऑपरेसिव रूल की विक्टिम थी। वो निज़ाम के रूल के सताए हुए लोग थे। और हैदराबाद की जो औरतें थी, खास तौर से वो लोग निज़ाम के ऑपरेसिव रूल से बहुत परेशान थी, सताई हुई थी। हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस मूवमेंट का खास चेहरा, मेन चेहरा बने हुए थे। और निज़ाम ने इस मूवमेंट का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि उन्होंने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को जनता के खिलाफ छोड़ दिया, वो लोग जो कि उनका विरोध कर रहे थे। और उन्हें कहा जाता था रजाकर्स। और ये जो रजाकर्स हुआ करते थे, ये बहुत ही क्रूअल लोग हुआ करते थे और इनकी क्रूअल्टी की कोई हद नहीं होती थी। जो लोग पहले से सताए हुए थे वो और भी ज्यादा सताए जाने लगे और दिक्कतें बहुत एक्सट्रीम होने लगी। और जब दिक्कतें बहुत एक्सट्रीम होने लगी, परेशानियां बहुत जब बढ़ने लगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी हैदराबाद भेजनी पड़ी कि वो इस प्रॉब्लम का समाधान करें और रजाकर्स जो थे उन पर लगाम लगाएं। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने निज़ाम की फोर्सेस को काबू कर लिया और कुछ दिन तक लड़ाई चलती रही। और लड़ाई के कुछ दिन के बीतने पर हम देखते हैं कि निज़ाम ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह हैदराबाद इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। मणिपुर इंडियन यूनियन में कैसे शामिल हुआ, आइए सुनते हैं मणिपुर के इंडियन यूनियन में शामिल होने की एक छोटी सी कहानी। आजादी से कुछ दिन पहले मणिपुर के राजा, जिनका नाम था बोधा चंद्रा सिंह, उन्होंने इंडियन यूनियन के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और इस गारंटी पर साइन किया, इस एश्योरेंस पर साइन किया कि जो अंदरूनी अधिकार था, तो अंदरूनी मामलों पर फैसले लेने का जो अधिकार था, इंटरनल ऑटोनॉमी थी, वो मणिपुर के राजा के पास ही रहेगी। फिर हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में महाराजा, जो कि मणिपुर के महाराजा थे, उन्होंने 1948 में इलेक्शंस करवाए, उन्हें कराने पड़ गए और मणिपुर स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर भारत का पहला हिस्सा बन गया जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शंस हुए। मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में मणिपुर के इंडियन यूनियन में शामिल होने को लेकर अलग अलग ओपिनियंस बनने लगी, डिफरेंसेस होने लगे। स्टेट कांग्रेस जो थी मणिपुर की, वो भारत सरकार के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन कई सारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि इसका विरोध करते थे। भारत सरकार मणिपुर के राजा के साथ में मर्जर एग्रीमेंट करने में सफल हो गई, जो कि हुआ सितंबर 1949 में। लेकिन प्रॉब्लम की बात जो थी वो ये थी कि एग्रीमेंट मणिपुर की चुनी हुई सरकार से बिना बातचीत करे ही, बिना पूछे हुए ही ये एग्रीमेंट कर दिया गया। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मणिपुर के लोगों में बहुत सारा गुस्सा आ गया, बहुत नाराज हो गए और जिसकी गूंज हमें आज भी कभी कभी सुनाई देती। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।